हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये वो क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में, जो कि होंगे 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के एंड 3 मार्क्स से। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उन क्वेश्चन को किसी और वीडियो में देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहले देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि होंगे 1 मार्क्स के, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है Why does the electric field inside a dielectric decrease when it is placed in an external field? तो ये कह रहा है कि जब किसी डायलेक्ट्रिक मटेरियल को, जैसे एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें जब इसको रखा जाएगा तो इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्यों डिक्रीज कर जाती है। तो जब ये डायरेक्ट किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर जो प्लस माइनस खूब सारे चार्ज होते हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं, कुछ इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल इस तरह से ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी अंदर इस तरह से बना लेते हैं। ये प्लस वाला इस साइड इसलिए आया क्योंकि जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इस तरह से थी। इसका मतलब एरो इधर, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस टाइप को, इस डायलेक्ट्रिक के अंदर जितने भी छोटे छोटे डाइपोल मोमेंट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे कि इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा। तो सारे माइनस वाले इधर एक्यूमुलेट होंगे, प्लस वाले इधर होंगे, जिस वजह से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कुछ इस तरह से होगी और बाहर इस तरह से लगी थी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो बाहर की एक्सटर्नल से काफ़ी वीक होती है। बस क्या करती है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करने का काम करती है। तो वही इसका आंसर इस तरह से इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है थ्योरी में। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोल रहे हैं कि व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज फ्रॉम कॉर्नर ए टू कॉर्नर बी। एक स्क्वायर एबीसीडी है जिसके सेंटर पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो क्या करते हैं कि इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक स्क्वायर एबीसीडी है जिसके सेंटर पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। जैसे ये एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है और एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कराते हैं, जो कि है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज। इसको पॉइंट ए से बी मूव कराते हैं। तो उसमें पूछा जा रहा है वर्डन क्या होगा। वर्डन बराबर हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ठीक है, तो अब हम चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पे निकाल लेते हैं, मतलब VA माइनस VB। ठीक, हम जानते हैं VA क्या हो जाएगा, पोटेंशियल वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मतलब KQ/, ये डिस्टेंस का ये, ठीक है, अच्छा स्क्वायर नहीं होगा इसमें, ठीक है। VB यहाँ से ये भी हो जाएगा, Q यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम है और डिस्टेंस R, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, VA बराबर VB हो जाएगा, यानी कि VA माइनस VB इजगल टू 0, यानी कि डेल्टा V बराबर 0, डेल्टा V बराबर 0, तो वर्डन इजगल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस एट अ डिस्टेंस d इन अ मीडियम इज f। व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दिस बी केप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट फोर्स बिटवीन देम बिकम f/3। इसमें कह रहे हैं कि दो चार्ज Q1 Q3 Q2 एक दूसरे से d डिस्टेंस पे रखे हैं। ठीक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या बना दें, d डैश कर देते हैं, जिससे इनके बीच Q1 एंड Q2 के बीच जो फोर्स हो जाए वो कितना हो जाए, वो f/3 हो जाए। अभी फोर्स कितना है, अभी है f, जो कि है F इजगल टू KQ1 Q2/d²। अब हो जाएगा f/3 Q1 Q2/d डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू रख देते हैं, f की वैल्यू हो जाए यहाँ पे KQ1 Q2/d² अपॉन में कितना है 3, तो 3 कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा KQ1 Q2/d डैश का स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या मिला, ये डी यहाँ से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये मिलेगा 1/3d² इजगल टू 1/d डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से d डैश इजगल टू हो जाएगा √3d। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हाफ। बाय व्हाट फैक्टर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल चेंज। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ठीक है, अब अगर डिस्टेंस r डैश इजगल टू क्या हो जाएगा r/2, तो E डैश बराबर क्या हो जाएगा, E डैश बराबर हो जाएगा 1/r³ ना। r³ की वैल्यू क्या हो गई, r³ की वैल्यू हो गई, r डैश की क्यूब की वैल्यू हो गई, यहाँ पे r डैश का क्यूब है जो कि हो जाएगा 1/r/2 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 8/r³, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जो कि 8 टाइम इंक्रीज कर जाएगी, 8 टाइम इंक्रीजेस, है ना, 8 टाइम इंक्रीज कर गई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई डैश इज 1/r²।
वन अपॉन नहीं, ई डैश इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है, ए टी, क्योंकि ई तो इटसेल्फ वन अपॉन आर क्यूब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द प्लेट ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड बाय अ वोल्ट मीटर, इफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर मूव फर्दर अपार्ट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। ये भी क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके बीच की डिस्टेंस डी है और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब अगर ये प्लेट की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, मतलब डी इंक्रीज कर जाता है, तो यहाँ से अगर डी बढ़ता है तो देखिए क्या होगा, सी पे क्या इफेक्ट होगा, सी यहाँ से डिक्रीज कर जाएगा। और हम जानते हैं वी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई सी। अब अगर सी डिक्रीज कर गया, सी डिक्रीज कर गया तो वी को तो इंक्रीज होना पड़ेगा, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट इज, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज इंक्रीजेस, यानी कि रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी इंक्रीज। या फिर इसमें ऑप्शन ये भी दे सकता है कि वोल्ट मीटर में रीडिंग हम कैसे पता करते हैं, जो यहाँ पे नीडल होती है उसके डिफ्लेक्शन से, यानी कि डिफ्लेक्शन जो नीडल का होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कभी कभी लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल यानी कि थीटा इंक्रीजेस, तो इसमें जैसा ऑप्शन होगा वो उस पर टिक लगा देंगे। एक्सप्लेनेशन में आएगा तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि होंगे 2 मार्क्स के। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सो मैथमेटिकली दैट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। तो ये बेसिकली है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसका डेरिवेशन सबने पढ़ा होगा, तो इसको ऐसे करते हैं। इसमें मान लेते हैं यहाँ पे है एक डाइपोल, ये प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, और यहाँ से इस पॉइंट पे हमें पता करना है पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल। तो ये डिस्टेंस हम यहाँ से ये और ये आर मान लेते हैं, ये आर, ठीक। अब यहाँ पे हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वी प्लस क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। फिर निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, वो हो जाएगा वी माइनस क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन सिंपली, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली ये ऐड हो जाएगा। बस सिंबल का ध्यान रखना पड़ता है, जो माइनस का होता है जैसे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज वो माइनस में आएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे हम सिंबल के साथ रखते हैं चार्ज जो माइनस क्यू है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो ये हो जाएगा वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल हो जाएगा वी इज इक्वल टू जीरो। तो डायग्राम के थ्रू इनका आंसर देखते हैं, जिसमें जो इसका पार्ट ए था जिसमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो कि जेड डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो कि जेड डायरेक्शन में है, इसका इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस ये हो जाएगा, जो कि हो जाएगा पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। इसके दूसरे पार्ट में कह रहे थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का ड्रॉ करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा स्फेरिकल नेचर का। जो इसका सॉरी ये था इसका पार्ट सी, ठीक है, पार्ट सी। पार्ट बी में कह रहे थे कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है तो कैसा होगा, बस अगर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो क्लोजली स्पेस हो जाएंगे, कहने का मतलब बीच में और बन जाएंगे, ये होगा, ठीक है। अगर पॉइंट चार्ज होगा तो उससे स्फेरिकल बनेगा, और अगर इस तरह से लोहे की ग्रिड रॉडें पड़ी हुई हैं जिसपे चार्ज है, ठीक है, और ये पैरेलल पड़ी हैं, तो इनसे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो नियर, पहले तो शॉर्ट डिस्टेंस पे तो इरेगुलर शेप का होगा, शेप थोड़ा सा चेंज होगा, वेरिएबल शेप होगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट प्लेन होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 आर फिल्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एरिया ऑफ प्लेट इज A/2, ठीक है। तो इसमें बेसिकली फिगर जो गिवन है वो इस टाइप से गिवन है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं जिनकी प्लेट का एरिया है ए, इस पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो फिल किया गया, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है इस साइड पे और इस साइड पे है K2, ठीक है। ये इस तरह से फिल किया गया है कि ये जो एरिया कवर कर रहा है A/2 और ये भी एरिया कवर कर रहा है A/2, ठीक है। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसके बीच की डिस्टेंस है D। तो अगर इसको ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ये इस तरह से हो जाए, इतने हिस्से को अगर देखते हैं तो ये एक कैपेसिटर है जिसके प्लेट का एरिया है A/2, तो हम कह सकते हैं ना कि कैपेसिटर है, ठीक, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, ठीक। फिर नीचे एक दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है K2, ठीक है। देखो ये आपस में एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है ना, ऐसे यहाँ से कनेक्टेड है ये और यहाँ से कनेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा कैपेसिटेंस हो जाएगा C इज इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट
बाई डी। और एरिया कितना है इस वाले कैपेसिटर के लिए, इस वाले कैपेसिटर के लिए एरिया तो A/2 हो गया है, तो यहाँ पे हम सिंपली कर देंगे A/2। ठीक है, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए भी यही हो जाएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, इस वाले पहले वाले कैपेसिटर की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था, इसका K2 हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो कैसे होता है, वो होता है C1 प्लस C2, इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2, ये हो जाएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 बाई डी प्लस A प्लस A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई 2D। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D K1 प्लस K2, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि प्रूव दैट द एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाई 1/2 CV²। ठीक है, बेसिकली हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर इसका डेरिवेशन करना है। तो क्या होता है कि जैसे एक कैपेसिटर है यहाँ पे, वो चाहे पैरेलल प्लेट हो या स्फेरिकल कैपेसिटर हो। ठीक है, तो जैसे ये एक यहाँ पे कोई कैपेसिटर है, इसको हम एनर्जी देना चाहते हैं, सॉरी एनर्जी नहीं, इसको हम चार्ज क्यू देना चाहते हैं। क्यू चार्ज देने के लिए जब पहली बार इसको चार्ज देंगे तो हमें कोई वर्डन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब इसको चार्ज दे दिया, इस पर चार्ज आ गया, तो दोबारा जब इस पर चार्ज देंगे तो ये जो पहले से इस पर चार्ज मौजूद है और जो नेक्स्ट फिर हम चार्ज देने जा रहे हैं, तो एक दूसरे को तो ये रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे तो हमें वर्डन करना पड़ेगा, जो हम वर्डन करेंगे वही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी कैपेसिटर के पास एनर्जी होती है अगर उसमें चार्ज स्टोर हो चुका है तो। अब वो एनर्जी कितनी होती है, वो होती है 1/2 CV², जिसको प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कैपेसिटर को स्मॉल एनर्जी DQ देने में जो वर्डन करना पड़ा होगा वो DW किया गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ जिससे उसका पोटेंशियल क्या हो गया होगा, वो हो गया होगा V। तो हम यहाँ लिख सकते हैं DW इक्वल टू VDQ। ठीक है, तो टोटल वर्डन हो जाएगा, टोटल वर्डन हो जाएगा DW। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल वर्डन इक्वल टू DW। तो यहाँ से DW की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा DQ। हम जानते हैं V इक्वल टू होता है Q/C, तो यहाँ से लिख सकते हैं W इक्वल टू V/Q/C, Q/C DQ। W इक्वल टू हो जाएगा, C कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे Q का DQ के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा Q²/2। तो यहाँ से हो गया 1/2 Q²/C। Q इक्वल टू होता है, Q इक्वल टू होता है VC, है ना। तो Q की वैल्यू रख देंगे तो ये W इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C² V²/C, C से C कैंसिल हो, ये हो जाएगा 1/2 CV²। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड यूजिंग दिस थ्योरम डिफाइन एक्सप्रेशन फॉर द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो गॉस थ्योरम तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। क्या होती है गॉस थ्योरम, कि टोटल फ्लक्स इनक्लोज बाय एनी क्लोज लूप इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय इट। ठीक है, ये होती है गॉस थ्योरम, दैट इज Q/ε0, ये होती है गॉस थ्योरम, है ना। अब हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। ठीक है, हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। सबसे पहले यहाँ पे बना लेंगे एक इनफाइनाइट शीट। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट शीट हो गई। ठीक है, जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो इस पर प्लस चार्ज है इस तरह से। तो अब ये इनफाइनाइट लेंथ की तो एक सीट है, तो इसके लिए इसमें अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो तो ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि काफ़ी लंबा है ये सीट, इसकी लेंथ इन्फिनिटी है। तो इस पर एक पर्टिकुलर सेक्शन DA यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है ये पता कर लेते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा तो हम Q/ε0 करके वहाँ से निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहाँ से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म का। अगर ये सरफेस लिए, ये शीट लिए ये लेंथ की, तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलेंड्रिकल टाइप का होगा। तो इस तरह से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, ये एरिया कितना है DA। ठीक है, ये एरिया DA, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है E। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस इतने पर्टिकुलर सेक्शन का फ्लक्स φ1, सेम यहाँ पे एरिया एलिमेंट DA, इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इसका हो जाएगा इसका फ्लक्स हो जाएगा φ2, और इसका जो ये कर्व सरफेस होता है ये, ठीक है, अलोंग द लेंथ। ठीक है, इससे जो फ्लक्स होगा φ3। तो टोटल फ्लक्स अगर हम निकालेंगे, टोटल फ्लक्स हो जाएगा φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है, अब φ3 में देखते हैं कि जो एरिया एलिमेंट है वो तो ऐसे है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है और एरिया एलिमेंट के बीच में जो डायरेक्शन बन रही है वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बन रही है। तो यहाँ से अगर φ3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, EA cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो φ3 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से φ3 तो 0 हो गया। तो अब φ1 देखते हैं, φ1 इक्वल टू हो जाएगा E डॉट DA
और फाई टू इजकल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए और ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, फाई इजकल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए कॉस जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल जीरो बनना है, यहाँ भी एंगल जीरो बनना है इस जगह पे भी, और इस जगह पे भी एंगल जीरो बनना है ई और डी ए के बीच में। तो यहाँ पे भी हो जाएगा ई डी ए कॉस जीरो। तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टू ई डी ए, है ना। ये एक जो फ्लेक्स हमने निकाला है ये इस एलिमेंट की वजह से निकाला है। ठीक है, तो इसको भी ये टोटल फ्लेक्स मतलब छोटे से एलिमेंट के लिए डी फाई कर देते हैं इसको ये। ठीक, अब टोटल फ्लेक्स अगर निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लेक्स हो जाएगा ये। ठीक है, टोटल फ्लेक्स इजकल टू हो जाएगा, टोटल फ्लेक्स ऐसे निकालेंगे फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, है ना। तो ये हो जाएगा टू ई डी ए, ये यहाँ से फाई इजकल टू हो जाएगा, टू ई कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। और इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन का तो ये पूरी शीट का एरिया निकल के आ जाएगा, पूरी शीट का एरिया है ए, तो यहाँ पे हो जाएगा टू ई ए। ठीक, अब देखते हैं, अब ये जो फाइव इजकल टू आया है, फाइव इजकल टू मिला हमें टू ई ए, इसको इक्वेशन वन बना के छोड़ दे। तो अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, फाइव इजकल टू होता है फाइव इजकल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू टू ई ए। और चार्ज डेंसिटी सिग्मा कैसे डिफाइन की जाती है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इस तरह से डिफाइन करी गई थी ना कि चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि सिग्मा इजकल टू हम लिख सकते हैं, सिग्मा इजकल टू लिख सकते हैं क्यू इन बाई ए। तो यहाँ से क्यू इन इजकल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो क्यू इन की जगह लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा ए इजकल टू एप्सिलॉन नॉट इजकल टू टू ई ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से ई इजकल टू क्या आ गया, ई इजकल टू आ गया ये एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो ई इजकल टू आ गया सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल वर्डन इन रोटेटिंग अ इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू एन एंगल थीटा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं कि एक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसको थीटा एंगल मूव किया गया है, थीटा एंगल रोटेट किया गया है, ये डाइपोल था। ठीक है, इसको थीटा एंगल रोटेट किया गया है, तो इस प्रोसेस में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन करना पड़ेगा वो हो जाएगा टॉर्क इंटू डी थीटा। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ में भी टोटल वर्डन मिल जाएगा, तो टोटल वर्डन इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया गया, जीरो से थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ डी थीटा जीरो टू थीटा। टाउ इजकल टू क्या होता है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि होता है पी ई साइन थीटा। तो यहाँ से डब्ल्यू इजकल टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा जीरो से थीटा। जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू इजकल टू हो जाएगा पी ई कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। इसकी लिमिट लिख देंगे, लिमिट है जीरो से थीटा। ठीक है, लिमिट है जीरो से थीटा। अब इसकी लिमिट को एक्सपेंड करके लिख देंगे, लिमिट एक्सपेंड करते हैं तो हो जाएगा डब्ल्यू इजकल टू पी ई कॉस थीटा, ये माइनस का जो साइन है वो बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो ये हो जाएगा माइनस का पी ई कॉस थीटा माइनस वन, माइनस अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इजकल टू पी ई वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि C1 इजकल टू थ्री पिको फैरेड, C2 इजकल टू टू पिको फैरेड, और ये फिगर दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क ए बी। तो पहले सबसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका फाइंड करते हैं। तो ये कैपेसिटर, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये C1 C2 C3, ये क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये C2 के साथ ये कैपेसिटेंस, C2 के साथ ये C1 C2 C3 को जो सॉल्व करेंगे तो वो इस तरह से कुछ पैरेलल में हो जाएगा। तो पहले C1 C2 C3 को सॉल्व करते हैं, C1 C2 C1 को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा C डैश इजकल टू वन बाई C1 प्लस वन बाई C1 प्लस वन बाई C2। तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा C इजकल टू सिक्स बाई सेवन पिको फैरेड। ठीक है, यानी कि यहाँ C2 के पैरेलल में C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू हो गई 6/7, है ना। तो यहाँ पे 6/7 और ये 2 पिको फैरेड कैपेसिटर पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो कैपेसिटर होता है वो आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे सिंपली इनको हम जोड़ के लिख देंगे तो वो हमें मिल जाएगा C डबल डैश इजकल टू हो जाएगा
6/7 प्लस 2, तो ये C डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 20/7 पिकोफैरेड, 20/7 पिकोफैरेड। ठीक है, तो अब ये पूरा नेटवर्क खत्म, ये नेटवर्क खत्म, तो हमें यहाँ पे एक सिर्फ कैपेसिटर दिख रहा है जो कि लगा है 20/7 पिकोफैरेड का, 20/7 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और C1 और 20/7 और C1 ये है आपस में सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरह से लिखे निकालेंगे 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस अभी जो निकाला 1/C डैश, C डबल डैश। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 7/20, सॉल्व करेंगे तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 60/61 पिको फैरेड, ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि प्रूव दैट एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कैपेसिटर इज 1/2 एप्सिलॉन ई, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है स्क्वायर, एप्सिलॉन ई स्क्वायर, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है इसी को बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइन एज एनर्जी डेंसिटी, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी को कभी भी अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगी एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इसको अक्सर फिजिक्स में स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी ड्यू टू कैपेसिटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और एनर्जी ड्यू टू कैपेसिटर क्या होता है, वो होता है हाफ CV स्क्वायर, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया ऑफ प्लेट इंटू बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा पहला प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम हो जाएगा, तो यहाँ पे AD कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, और अपॉन में A इंटू डी पहले से मौजूद है, उसके बाद V स्क्वायर को लिख सकते हैं E इंटू डी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है V/D, है ना, तो V इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन में है A, नीचे D स्क्वायर D स्क्वायर कैंसिल, A से A कैंसिल, तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यही प्रूव करने को बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कीपिंग द वोल्टेज ऑफ चार्जिंग सोर्स कांस्टेंट, what would be the percentage change in the energy stored in a parallel plate capacitor if the separation between the plates were to be decreased by 10%। जब कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो परसेंटेज चेंज इन एनर्जी पूछा गया है, तो परसेंटेज चेंज इन एनर्जी हो जाएगा यहाँ से U डैश माइनस U बाई इनिशियल एनर्जी इंटू 100, ये पूछा गया है, यानी कि आंसर जो होगा वो परसेंटेज में होगा। हम जानते हैं परसेंटेज चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है, 10% डिक्रीज, यानी कि जो न्यू डिस्टेंस हो जाएगी D डैश हो जाएगी 90/100 D, इसको लिख सकते हैं 0.9 D। ठीक है, अगर बोला गया होता 10% इंक्रीज कर रहा है तो हम लिख सकते थे D डैश इक्वल टू 110/100 D। अगर बोला गया होता 20% इंक्रीज कर रहा है तो 120 कर देते हैं, यहाँ पे 120/100 कर देते हैं। अगर बोला होता 20% डिक्रीज कर रहा है तो इसको हम लिख देते हैं 80%, मतलब 80/100 D यानी कि 0.8 D। तो शॉर्ट तरीके से इसे लिखना है, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं लिखना है कि पहले परसेंटेज में निकालेंगे कितना चेंज हुआ उसके बाद ओरिजिनल में से माइनस करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो D इक्वल टू यहाँ पे हमें मिल गया 0.9 D, तो यहाँ से हम U डैश इक्वल टू निकालते हैं, U डैश इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई 0.9 D, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा U डैश, अच्छा ये कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख दी है। ठीक है, ये हम एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर हम A एप्सिलॉन नॉट D के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन DV स्क्वायर, है ना। ये A एप्सिलॉन नॉट D क्या है, ये है कैपेसिटेंस यानी कि हाफ CV स्क्वायर, है ना। U इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर होता है ना, तो C की वैल्यू हो जाती है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 1/2 इंटू V स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमें मिल गया U डैश, और U इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट बाई DV स्क्वायर, तो यहाँ से U डैश माइनस U निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई 0.9 D माइनस A एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई D। इसको सॉल्व कर तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 1/2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D V स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेंगे, इतने टर्म को हमें अंदर मिला 1/0.9 माइनस 1, तो ये 1/2 A एप्सिलॉन नॉट D इंटू V स्क्वायर को तो हम इनिशियल एनर्जी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा U, और इसको इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा अपॉन में 9।
ठीक है, तो हमें चेंज इन एनर्जी मिल गया यू डैश माइनस यू मिल गया यू बाई 9। तो अब फर्दर देखते हैं क्या होगा। चेंज इन एनर्जी परसेंटेज चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यू डैश माइनस यू बाई यू इंटू 100। तो यहाँ से इसको जब करेंगे तो सॉल्व, तो ये हो जाएगा यू बाई 9 इंटू 1/u इंटू 100, और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 100/9। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि टू आइडेंटिकल प्लेन मेटालिक सरफेस ए एंड बी आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर इन एयर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर एज शोन इन अ फिगर। ठीक है, फिगर में ये शो कर दिया गया है कि दो प्लेट आपस में 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखी गई हैं। ठीक है, इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट। मतलब ये जो प्लेट ए है, प्लेट ए पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, प्लेट ए पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। और इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट वाई एंड जेड। ये वाई एंड जेड के बीच कैसा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज दिया गया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होंगी, कैसे होंगी, एक्स वाई टू जेड होंगी। ठीक है, डायरेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगी वाई टू ई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ई की डायरेक्शन हो जाएगी वाई टू जेड। ठीक है, अब इनका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू होता है वी बाई डिस्टेंस। वी कितना गिवन है, वी गिवन है 10 वोल्ट, डिस्टेंस गिवन है 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻²। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा 1000 वोल्ट। इसका अगला पार्ट है कुछ जो उसमें बी इसमें पूछ रहे हैं, कैन वी हैव नॉन जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो। यस, इसका आंसर हो जाएगा यस। इसने बोला है कि अगर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो है तो क्या हम वहाँ पे नॉन जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पा सकते हैं। हाँ, जैसे हम जानते हैं ई इज इक्वल टू होता है डी बाई डी आर। अगर ई जीरो हो जाएगा, इफ ई इज इक्वल टू जीरो, तो डी बाई डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। इससे डी वी इज इक्वल टू जीरो। डी वी का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल, मतलब कि वी टू माइनस वी वन बराबर जीरो, यानी कि वी टू बराबर वी वन। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा नॉन जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। एक हेक्सागन के सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे ये हेक्सागन है, इसके सेंटर पे हर जगह पे चार्ज कहाँ पे कितना रखा हुआ है, इस पे रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे भी रखा है, और यहाँ पे भी रखा है, और यहाँ पे भी रखा है। चार्ज की वैल्यू इसमें निगेटिव नहीं पॉजिटिव गिवन है। ठीक है, पॉजिटिव गिवन, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, सेंटर पे पूछा जा रहा है। हम जानते हैं हेक्सागन के लिए ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब बराबर होती हैं, है ना। और ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जा रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 सब ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 6 के क्यू बाई आर। तो 6 के की वैल्यू होती है कितनी, 1/4πε0। 1/4πε0 को हम लोग लिखते हैं 9 इंटू 10⁻9। क्यू की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻6। माइक्रो को लिखते हैं -6। ठीक है, और आर कितना 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10⁻²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी इज इक्वल टू मिलेगा 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पूछ रहा है इनसाइड स्फीयर, दूसरा पूछ रहा है जस्ट आउटसाइड स्फीयर। तो एक स्फीयर यहाँ पे मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर रेडियस का, जिसपे क्यू चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक है, पहले केस में पूछ रहा है कि इसके इनसाइड कितना होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इनसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इनसाइड हम एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हम लोग यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से फ्लक्स हो जाएगा इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनसाइड चार्ज कितना है, क्यू इक्वल टू जीरो, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो ई इंटू ए इक्वल टू जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब यहाँ से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इनसाइड द स्फीयर हमने निकाला, सेकंड पार्ट में कह रहा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। तो इस स्फीयर के आउटसाइड हम लोग ये निकालते हैं, यहाँ पे जैसे कोई पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो आउटसाइड कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट आउटसाइड की बात कर रहा है, मतलब ऑन द सरफेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑन द सरफेस पे गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, क्यों हमारे पास गिवन है 1.6 इंटू 10⁻7। आर की वैल्यू है कितनी 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो 9 पिकोफैरेड के 3 कैपेसिटर जब सीरीज में लगाए जाते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो कितना हो जाएगा सिंपली 9/3। इसको सॉल्व करेंगे, 9/3 का मतलब यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, तो c इक्विवेलेंट अब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9/3 इज इक्वल टू 3 पिकोफैरेड। ये हमें मिल गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब कह रहे हैं इसके पार्ट बी में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर अक्रॉस ईच कैपेसिटर। इसमें कह रहे हैं कि अगर तीनों कैपेसिटर को सीरीज में लगा देते हैं तो किसी एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं इसे 120 वोल्टेज की से सप्लाई, मतलब इसमें जो वोल्टेज सप्लाई जो दी गई है वो 120 वोल्टेज दी गई है और तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो किसी एक के बीच में अगर पोटेंशियल निकालना होगा V डैश इक्वल टू वो हो जाएगा 120/3 जो कि हो जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि जो कैपेसिटर है उसमें कितना चार्ज धारण होगा, मतलब कितना चार्ज स्टोर होगा, तो हम जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है V इंटू सी। V कितना है एक कैपेसिटर के बीच में 40, C कितना है, C निकला है 3 पिकोफैरेड, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 10 की पावर पिकोफैरेड था ना, तो पिकोफैरेड को लिख देंगे 10 की पावर -12 कूलाम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट ईच प्लेट हैज एरिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इजकल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे, A गिवन है 3 इंटू 10 की पावर -3, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, डी की वैल्यू है 3 मिलीमीटर यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि ईच प्लेट हैज़ एन एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर, यानी कि अगर इसका एरिया निकालेंगे तो 3 इंटू 3, अगर जैसे यहाँ पे इसकी साइड 3 दी है और ये भी 3 हो जाएगी तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 कर देंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 17.71 पिकोफैरेड। अब इसे बोला जा रहा है कि अगर इसके बीच में 100 वोल्ट की सप्लाई लगा देते हैं तो कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे V इक्वल टू गिवन है 100 वोल्ट और हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है VC। तो बस सिंपली यहाँ पे 100 इंटू 17.71 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमें मिलेगा 1.71 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। अगला क्वेश्चन है 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। तो कैपेसिटेंस कितना है 600 पिकोफैरेड, कितने वोल्ट से चार्ज किया गया है 200 वोल्ट से। ठीक है, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो पहले देख लेते हैं कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसके पास अभी है। तो U इक्वल टू होता है 1/2 CV²। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 1/2 600 इंटू 200 का स्क्वायर। ठीक है, पिकोफैरेड है, पिकोफैरेड को लिखते हैं 10 की पावर -12। इसको सॉल्व करेंगे तो U इक्वल टू हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -5 जूल। ठीक है, अब क्या करते हैं इस कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट किया है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 300 पिकोफैरेड। अब इस केस में देख लेते हैं इसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो वो हो जाएगी U डैश इक्वल टू 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू V²। C इक्विवेलेंट कितना हो गया 300 पिकोफैरेड, 300 पिकोफैरेड इंटू पोटेंशियल कितना था 200 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.6 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी निकाल लेंगे U माइनस U डैश, जो कि मिलेगा हमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्फेरिकल conducting cell of inner radius R1 and outer radius R2 has a charge Q is placed at the center of the cell. What is the surface charge density on the inner and outer surface of the cell? तो इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास मतलब एक कंडक्टिंग सेल है जिसकी इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 है। मतलब यहाँ पे इनर रेडियस जो है इसकी इनर रेडियस गिवन है, कितनी है, इनर रेडियस की बात करिए R1 और आउटर रेडियस है R2।
अब क्या बोला है, चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ सेल, एक चार्ज क्यू सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इस सेंटर पे चार्ज क्यू होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर ये चार्ज क्यू यहाँ पे रखा है तो हम जानते हैं गॉस लॉ से कि ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पे, इनर के आउटर सरफेस पे यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा इस तरह से। तो अब अगर हम यहाँ पे इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा फाइंड करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन इसका सरफेस एरिया। तो इनर वाले का जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो 4 पाई r1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अगर आउटर की बात करेंगे तो आउटर पे क्या होगा, हमें पता है इंडक्शन से यहाँ पे इसके इनर सरफेस इस जगह पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसके आउटर सरफेस पे प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो इसके आउटर सरफेस पे अगर हम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे तो ये हो गई इनर चार्ज डेंसिटी, और ये जो हम फाइंड करने जा रहे हैं ये होगी आउटर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि हो जाएगी यहाँ पे भी प्लस का क्यू चार्ज है तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट मिसिंग है जो कि क्वेश्चन जब पूछा गया था तो उसमें वो पॉइंट रखा गया था कि अगर आउटर सरफेस पर एक कैपिटल क्यू चार्ज भी रख दिया जाए तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो हम जानते हैं अब यहाँ पे आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना हो गया है, टोटल चार्ज यहाँ पे हो गया है स्मॉल क्यू, टोटल चार्ज हो गया है स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे अब अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यू प्लस क्यू अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिमूव वी गेट हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन H2 प्लस इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ H2 प्लस आयन। द टू प्रोटॉन आर सेपरेटेड बाई रफली 1.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब जो दो प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस गिवन कितनी है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस है 1.5, ये ए है इसका मतलब एंगस्ट्रॉम, 1.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। फिर बोला है एंड इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस गिवन है d2, ये हो गया d1, वो है 1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक। ये जो क्वेश्चन है ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम से है, मतलब हमारे पास यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है जिनकी बीच की डिस्टेंस ये है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है, इनकी बीच की डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हमारे पास 3 चार्ज सिस्टम है Q1 Q2 एंड Q3, जिसमें Q3 है जो कि माइनस का है। तो जब हम ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से लिखेंगे तो वहाँ पे माइनस साइन को लगाएंगे, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा U इजगल टू, हम जानते हैं U इजगल टू होता है K Q1 Q2 बाई R, ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं तो इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले केस में जब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो वो लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू प्रोटॉन प्रोटॉन, फिर लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, और फिर से लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, एक बार इनकी इनकी, एक बार इनकी इनसे, एक बार इनकी इनसे, और एक बार प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा K Q1 Q2, Q1 कितना है चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो कि है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम प्लस का, और यहाँ पे फिर से एक और प्रोटॉन का चार्ज तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बीच की डिस्टेंस कितनी है वो है 1.5 इंटू 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो कि हो जाएगा K इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लिखे, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज लिखेंगे वो हो जाएगा माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ पे इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये साइन हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, अपॉन में डी स्क्वायर, डी क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस जो कि सिंपली है 10 की पावर -10 मीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। सेम टर्म फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो उसको हम इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली 2 लगा देते हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा माइनस का 30 इंटू 10 की पावर -19 जूल, और इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया तो अगला क्वेश्चन कह रहा है टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस a एंड b आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ टू स्फीयर। तो इसमें कह रहा है कि दो स्फीयर जिनकी रेडियस a एंड b है, तो यहाँ पे दो स्फीयर बना लेते हैं, एक स्फीयर जिसकी रेडियस है a, इसको थोड़ा छोटा बनाता हूँ, a, इसकी रेडियस है b, ठीक है, इसकी रेडियस है b, इसकी रेडियस a, इसकी रेडियस b, ठीक है। तो इस वाले पहले वाले स्फीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी ई ए इजकल टू के, इस पे जो भी चार्ज है क्यू ए बाई ए स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए हो जाएगा ई बी इजकल टू के क्यू बी बाई बी स्क्वायर। अब अगर हम रेशियो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए बाई ई बी का तो हमें मिलेगा सिंपली क्यू ए बाई क्यू बी इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर,
ठीक, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। अब इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे एक कंडक्टिंग वायर से, तो हमको पता है चार्ज हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन में ट्रांसफर होगा। अब वो अलग बात है कि इसमें पहला स्फीयर हायर पोटेंशियल पे है कि लोअर पोटेंशियल पे, बट हमें ये पता है कि चार्ज हायर से लोअर हुआ, वो चाहे इधर से इधर फ्लो हो सकता है या फिर इधर से इधर फ्लो हो सकता है। खैर, जो भी स्फीयर यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे होगा, वहां से चार्ज फ्लो होना शुरू होगा। और कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक कि दोनों स्फीयर का पोटेंशियल V नहीं हो जाता है। और उसके बाद दोनों ही स्फीयर पे अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो जाएगा। पहले वाले स्फीयर पे जो उसकी कैपेसिटेंस CA होगी, उसके अकॉर्डिंग चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो हम जानते हैं CS इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डी क्या है? इसकी रेडियस। अच्छा, यहाँ पे ये फॉर्मूला तो मैंने पहले प्लेट कैपेसिटर का लिख दिया है। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस। रेडियस इसकी कितनी है? A। दूसरे वाले के लिए हो जाएगा CB, वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो CA अपॉन CB हमें मिला A अपॉन B। CA इक्वल टू हम लिख सकते हैं C इक्वल टू क्या होता है? C इक्वल टू होता है Q बाई V, है ना। तो यहाँ से CA इक्वल टू हो जाएगा QA बाई V, CB इक्वल टू हो जाएगा QB बाई V। फर्दर इसको डिवाइड कर देंगे तो CA अपॉन CB इक्वल टू हो जाएगा QA अपॉन QB। तो इस रिजल्ट और इनसे कंपेयर करने पे हम देखते हैं, हमें मिलता है A अपॉन B इक्वल टू QA अपॉन QB। इस रिजल्ट को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमें मिलेगा EA अपॉन EB इक्वल टू A अपॉन B इंटू B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो यहाँ से EA अपॉन EB मिल गया, ये कैंसिल, एस से ये इससे B बाई A। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब उन दोनों स्फीयर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे। अब इसमें कह रहा है यूज दिस रिजल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई चार्ज डेंसिटी ऑन द sharp and pointed ends of a conductor is higher than on its flatter portion। तो हम इस रिजल्ट से क्लियर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। जब इनको कनेक्ट कर दिया गया है तो यानी कि रेडियस जितनी छोटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब अगर वो शार्प एज का होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, मतलब उस जगह पर चार्ज डेंसिटी हाइयर है। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। और इस कंसेप्ट को अगर थोड़ा डिटेल में देखें तो हम जानते हैं चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, जो कि हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब जितना भी शार्प चीज होगी उनकी रेडियस तो कम होगी। ये जो रेडियस पोर्शन देख रहे हैं तो बहुत कम हो रहा है। जब रेडियस बहुत कम है तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा वेरी हाई हो जाएगी। तभी तो हम देखते हैं कि जब कूलर का या किसी भी CPU का जब कॉर्नर का हिस्सा हमारे हाथ से टच होता है तो हमें करंट लगता है, तो उसका फ्लैटन हिस्सा टच होता है तो हमें करंट नहीं लगता है। यानी कि कॉर्नर पर चार्ज हमेशा हाई अमाउंट के चार्ज होते हैं वो स्टोर होते हैं। इसी हाई अमाउंट के चार्ज को स्टोर होते हैं जो कॉर्नर पे, इसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये कोरोना डिस्चार्ज नहीं बोलेंगे, जब मतलब किसी कॉर्नर पर हाई अमाउंट के चार्ज स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब कोई एक कॉर्नर वाली बॉडी यहाँ से गुजरती है तो ये चार्ज यहाँ से स्प्रे हो जाएंगे, क्योंकि इससे भी छोटे अगर कोई कॉर्नर वाली ऑब्जेक्ट यहाँ से गुजरेगा तो ये चार्ज उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। बस यहाँ पे उसमें एक कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जब चार्ज स्प्रे हो जाते हैं तो स्प्रे ऑफ चार्ज फ्रॉम एट द कॉर्नर ऑफ सरफेस इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, जब किसी कॉर्नर से चार्ज स्प्रे होकर किसी दूसरे कॉर्नर में चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is to be designed with a voltage rating 1 kilovolt using material of dielectric constant 3 and dielectric strength about 10 की power 7 volt per meter। इसने बोला है फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक फील्ड नेवर एक्सीड से 10% ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जब ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से फाइंड कर सकते हैं E इजकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू 10% ऑफ जो भी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी गिवन थी 10% ऑफ 10 की पावर 7, जो कि हो जाएगा 10 की पावर 6। और पोटेंशियल कितना गिवन है? पोटेंशियल है 1 किलोवोल्ट। 1 किलोवोल्ट को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 वोल्ट। तो हम यहाँ से D निकाल सकते हैं। T इजकल टू हो जाएगा V बाई E। V कितना है? V है 10 की पावर 3, E है 10 की पावर 6, तो D इजकल टू हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे कैपेसिटेंस C इजकल टू हो जाएगा KA एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सो दैट इट्स कैपेसिटेंस इज 50 पिकोफैरेड। तो 50 इंटू 10 की पावर -12, K की वैल्यू है 3, A की वैल्यू है कितनी? A की वैल्यू क्वेश्चन में निकालनी है। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन में D है 10 की पावर -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया कितना मिलेगा? एरिया मिल जाएगा हम लोग को 19 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये कुछ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें बोला जा रहा है कि अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैज टू कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। उसके बाद बोला है रेडियाई 1.5 एंड 1.4 सेंटीमीटर। R1 इजगल टू 1.5, R2 इजगल टू 1.4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 और यहाँ भी हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर। और फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इजगल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln R2 ln R1 बाई R2 ln R1 बाई R2। यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। L की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में ln को जब log 10 बेस में जब कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली एक फैक्टर 2.302 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा log 10। और log 10 अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो log 10 की वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी, जो भी टर्म यहाँ पे बन रहा होगा तो हम सिंपली यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे रेशियो अपॉन में है तो सिंपली हम यहाँ पे रख सकते हैं 0.15 अपॉन 0.14। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी 1.2 इंटू 10 की पावर -10 फैरेड। अब क्वेश्चन में एक ये भी बोला गया है कि अगर एक जो सिलेंडर का जो इनर वाला जो फेस था उस पर 3.5 माइक्रोकूलम चार्ज है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू तो हमको मिल गई है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q बाई सी। Q है 3.5 इंटू 10 की पावर -6 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे माइक्रोफैरेड दिया गया है, ठीक है। और कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर -10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2.92 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है ये एक स्फेरिकल सेल कैपेसिटर है जिसका फॉर्मूला होता है C इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 अपॉन R1 माइनस R2। जिसको ड्राइव करना है तो इसके लिए यहाँ पे जो इसका इनर जो स्फेरिकल सेल है इसकी रेडियस कितनी गिवन है R2 और आउटर की है R1, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पोटेंशियल लिखते हैं मतलब इनर एंड आउटर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इनर का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आउटर का। तो V इजकल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनर सेल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इनर सेल माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आउटर सेल, ठीक है, क्योंकि इनर का तो ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ से V2 की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन चार्ज यहाँ पे कैपिटल Q गिवन है तो हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस का कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन था ही, यहाँ से R2 और R1 का एलसीएम ले लेंगे तो ये मिलेगा R2 R1 माइनस R2, ठीक है। ये हमको मिल गया नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इजकल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज तो हमारे पास Q था और पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने फाइंड किया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2। तो यहाँ से कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सेल हो जाएगा C इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसमें 5 नंबर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं उनका भी वीडियो मैं बना दूंगा।